हेलो एवरीवन, 1 मिनट वेट करिएगा। 1 मिनट पीपीटी लगा रहा हूँ मैं। ये हम लोगों की रेगुलर 3 से 4 क्लासेस रहने वाली हैं, जिसमें कि हम लोग जितना भी अपना कोर्स रेस्ट बचता है वो सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। ओके, लाइक नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, लोरो अकाउंट। ओके, इवन मसाला बॉन्ड, बायबैक ऑफ शेयर क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है उसको पढ़ेंगे। ई रूपी वाउचर पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड, कंटिजेंसी फंड, इसको पढ़ने जा रहे हैं। पीएसएल सर्टिफिकेट पढ़ेंगे, पीपीआई पढ़ेंगे। ओके, स्किल इंडिया स्कीम पढ़ने जा रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, उसको स्टडी करेंगे। बट आप लोगों से गुजारिश रहेगी मेरे दोस्त, 3 दिन सेशन जो हम लोग का रहेगा उसको लेकर हाय हल्ला ना करना। इसको हम लोग हार्डली 5 से 7 दिन में कवर कर लेंगे, मतलब हफ्ते ऐसे के अलावा। नेशन इनकम भी, बेटा नेशनल इनकम भी कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, नेशनल इनकम भी कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आपको करना क्या, प्लीज एक नंबर नोट कर लीजिए, 8126580408। जरा प्लीज एक बार नंबर नोट करिए, 8126580408। आपको इसके अलावा जो भी टॉपिक लगता है कि सर ये वाला टॉपिक रेस्ट रह गया, मैं इसमें आपको एक चीज और कराऊंगा। लाइक हम लोगों ने जो नाबार्ड की सब्सिडीज थी, नाबार्ड पढ़ना है, नाबार्ड की सब्सिडीज हम लोगों की रह गई हैं। ठीक है, और भी कुछ ऐसी चीजें जैसे लाइक आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक हम लोगों का है रेस्ट, इसको भी करा दीजिएगा, तो मेरे भाई वो मैं कवर करा दूंगा। ओके, बस 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट में मैं सेशन में पीपीटी लगा रहा हूँ, पीपीटी।
पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? ओके। अभी हम लोग दो चीजें स्टार्ट करते हैं, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम और स्टैंड इंडिया स्कीम, ये दो कंप्लीट करेंगे। ओके। आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट, नितिन, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट वाला पॉइंट हमारा रह गया था, सुरभि, ये वाला हम लोगों को अकाउंट स्टडी करना था। ओके, एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम को स्टडी करना है, फिर उसके बाद बढ़ेंगे कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड, ये तीनों फंड पढ़ने जा रहे हैं। असल में है क्या कि ये रिटेल डायरेक्ट का मतलब क्या है या गिल्ट स्कीम का मतलब क्या है, आपको मैंने पहले भी स्टडी कराया था, फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि गवर्नमेंट ने कहा, या गवर्नमेंट से बेहतर शब्द है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि जो हम जैसे लोग हैं लाइक रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनको भी सरकारी जो गवर्नमेंट प्रतिभूति हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए अलाउड करना चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट इस सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके लिए भी यहां पर एक माध्यम बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का। अभी तक आरबीआई में आप अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकते थे, हम आप अपना आरबीआई में अकाउंट ओपन नहीं करा सकते थे, बट अब हम लोग आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बट ये जो अकाउंट होगा ये फंड के लिए नहीं होगा, इट इज जस्ट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी, सरकारी प्रतिभूति होंगी, उनके लिए अकाउंट ओपन किया गया। इस स्कीम को नाम क्या दिया गया? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम, नाम क्लियर है सभी के? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम। इस स्कीम को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ये डेट याद रखनी है, 12 नवंबर 2021। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री इन्होंने आरबीआई रिटेल गिल्ट स्कीम, अच्छा इसी दिन इन्होंने एक और प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, अगर आइडिया हो तो तुम्हें इसका आइडिया हो तो मेरे भाई। ओके, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, मैंने तुम्हें पढ़ा था इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, जिसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन भी था, एनबीएफसी ओम्बड्समैन भी था। ओके, इसको भी यहां पर लॉन्च किया गया था। अच्छा, बैंकिंग ओम्बड्समैन, एनबीएफसी ओम्बड्समैन, एक और ओम्बड्समैन था, तीन ओम्बड्समैन थे, जरा बता सकते हो वो कौन सा था तीसरा वाला? एग्जाम का क्वेश्चन था ये। क्लियर है भाई, डिजिटल ओम्बड्समैन, चलो वेल डन। अब जरा मुद्दे की बात पर फिर दोबारा आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम लॉन्च करी थी, अब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से खरीद सकते हैं। आरबीआई के पास हमें इसके लिए अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, यहां तक कोई डाउट है? अकाउंट कौन ओपन कराएगा, जरा एक बार आंसर करिए। हम लोग, किसके पास? आरबीआई के पास। ओके, और अकाउंट का नाम क्या होगा? रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम। ओके, क्लियर है? अब जरा देखना, जो रिटेल इन्वेस्टर होगा यानी कि हम और आप, या यू का इंडिविजुअल है, इसके पास एक फैसिलिटी है ओपन और मेंटेन करने की, आरडीजी अकाउंट, आरडीजी अकाउंट, आरडीजी अकाउंट, आरडीजी अकाउंट, रट्टा मार लो, फुल फॉर्म इसकी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। एग्जामिनर यही पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीजी, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। ओके, जो आरडीजी अकाउंट है ये ओपन हो सकता है ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर जाएंगे और वहां पर आपको कुछ नहीं करना, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम सर्च करना है, सारी चीजें अपने आप ओपन होकर आ जाएंगी, आप आराम से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। ये चैप्टर हो गया है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, आप कराए थे नहीं मेरे भाई, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम कराया था, ये वाला नहीं कराया था, ये यूट्यूब पर पढ़े थे हम लोग, पेड बैच में नहीं पढ़े थे। फोकस करो। जो ऑनलाइन पोर्टल होगा विल गिव द रजिस्टर्ड यूजर फॉलोइंग फैसिलिटी, कौन कौन सी फैसिलिटी देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इशुएंस को लेकर एक्सेस। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सरकारी प्रतिभूति होंगी उनके इशुएंस को लेकर यहां पर दो एक्सेस दी जाएगी। एनडीएस ओएम जो आरबीआई का एक निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग ट्रेड प्लेटफॉर्म है, उसकी एक्सेस की सुविधा मिलेगी। जैसे आप लोगों को अभी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जब खुद को रजिस्टर्ड करते हो तो आपको एक्सेस दी जाती है किस किस चीज की? आपने जब गए वेबसाइट पे, आपने बैंक महापैक लिया या कुछ लिया, आपको टेस्ट सीरीज देने की एक्सेस मिलती है,
आपको ई बुक्स रीड करने की सुविधा मिलती है, आपको लाइव क्लासेस लेने की सुविधा मिलती है। तो जब एक पोर्टल पर आप खुद को रजिस्टर्ड करते हो तो उस पोर्टल पर जो जो सुविधाएं हैं वो आपको दी जाती है। उसी तरीके से जो आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट गिल्ड स्कीम को लेकर पोर्टल है, जब आप इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड कराएंगे या खुद का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके पास सुविधा पहली मिल जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिक्योरिटी के सरकारी प्रतिभूतियों के प्राइमरी इश्यूएंस की एक्सेस। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप सारी सिक्योरिटीज को मेरे दोस्त देखेंगे, जहां पर मैचिंग होगी, ठीक है, उसका नाम है आरबीआई निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम या आरबीआई निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग ट्रेड प्लेटफॉर्म। अब एग्जामिनर ने अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ली ना, आधों के तो हाथ पैर फूल जाएंगे कि अरे सर ये एनडीएस ओएम तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये होता क्या है। होगा कि नहीं होगा, प्रैक्टिकली सोचो। अगर इजी इजी चीजें आती हैं तो आप इजीली कर लेते हो, अगर थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं घुमाकर आ जाता है तब आप लोग परेशान हो जाते हो। तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, इस एब्रीविएशन को लिख लो अपने पास, एनडीएस ओएम, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग ट्रेड प्लेटफॉर्म। क्लियर है भाई, इतना कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे, जो रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन पोर्टल पर, इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अपने रिसीव करेंगे और उसके माध्यम से क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल है। जैसे आप जाते नहीं हो शादी डॉट कॉम पे भी जाते होगे, अलग 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 वेबसाइट पे जाते होंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जाते होगे नहीं जाते होगे। अरे भाई बहुत सारी हैं एप्लीकेशन, जाते होंगे ना, बहुत सारे लोग हैं भाई, राइट स्वैप लेफ्ट स्वैप कर करके चेक करते रहते होंगे बहुत टाइम। तो वो रजिस्ट्रेशन कराते होंगे तो उसमें ओटीपी आता है नहीं आता है, ओटीपी आता है, तो ओटीपी तो हर जगह अनिवार्य, वन टाइम पासवर्ड। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे, जैसे ही आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, यानी कि आप और हम सरकारी प्रतिभूति या जो कहें गवर्नमेंट बॉन्ड है इनको खरीद सकते हैं। क्लियर है। क्लियर है भाई। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन जो इन्वेस्टर है वो परचेज कर सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड को प्राइमरी डेट सेल के माध्यम से या सेकेंडरी माध्यम के माध्यम से। अब प्राइमरी मतलब डायरेक्ट जब सेल हो रही है, या फिर मेरे दोस्त किसी और ने सिक्योरिटी ली है फिर उसको वो बेच रहा है सेकेंडरी माध्यम से, सेकेंडरी मार्केट के माध्यम से। अब मैं इसके बारे में तो नहीं बताऊंगा, ये तो सबके समझ में आ रहा होगा। ठीक है सर, ये टॉपिक हम कर चुके, अगर भैया टॉपिक कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और पढ़ लो, फिर दूसरा टॉपिक कराऊंगा उसको पढ़ेंगे। टॉपिक जितने बाकी सारे कंप्लीट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे, गवर्नमेंट होल्ड प्राइमरी ऑक्शन एवरी फ्राइडे, जो सरकार इसका जो ऑक्शन करेगा वो हर फ्राइडे को करेगा। ओके, एवरी फ्राइडे, एंड विद द सेल बीइंग कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट डेट मैनेजर द आरबीआई। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, इसमें कोई डाउट है। नेक्स्ट, इसको लाने का उद्देश्य क्या था, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनमें जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करना। रिटेल पार्टिसिपेशन मतलब हम और आप। समझ में आया पॉइंट। क्लियर है भाई। गवर्नमेंट डेट मैनेजर, अरे लिखा है था सेल बीइंग कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट डेट मैनेजर आरबीआई। आरबीआई कंडक्ट करेगा सेल को। सिंपल तो लिखा है महर्षि, सही सिंपल तो लिखा है सामने। अब इस वाली लाइन को जरा पढ़िएगा, ये तीन चार पॉइंट दे रखे हैं, इसको स्टडी करिए। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को। सारी चीजें वही हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी।
क्लियर है भाई? डन। तो हाईलाइट क्या है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम की यहां पर, कि जो रिटेल इन्वेस्टर होगा, इंडिविजुअल होगा, उसके पास फैसिलिटी होगी ओपन और मेंटेन करने की रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आरबीआई के पास। आरडीजी अकाउंट होगा वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ओपन होगा। ऑनलाइन जो पोर्टल होगा उसके माध्यम से जो रजिस्टर्ड यूजर होगा उसके पास प्राइमरी इश्यूएंस की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की एक्सेस होगी। दूसरा, एनडीएस ओएम की भी यहां पर एक्सेस रहेगी। अब यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, अगर आपने इस बार एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क कुछ दिया है, आईबीपीएस क्लर्क दिया, तो इट वाज योर क्वेश्चन, इट वाज द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन। जरा इसका पढ़िएगा, इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूं यहां पर। देखो यही क्वेश्चन था कि नहीं एग्जाम में, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है फॉर द पर्पज ऑफ इस स्कीम, इस योजना के लिए सरकारी प्रतिभूति मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रेजरी बिल, जो ट्रेजरी बिल हम लोग पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने आरबीआई पढ़ रहे थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड बेटा स्टेट डेवलपमेंट लोन, जब सरकार, राज्य सरकारें प्रतिभूतियां जारी करती है तो उसे बोलते हैं हम लोग एसडीएल। ओके, तो ये जो चार चीजें यहां पर यही मेंशन की गई, आपके एग्जाम में आता कुछ और लिखा हुआ है तो आप उसको डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो, ये सारे करेक्ट पार्ट होंगे। ओके, ट्रेजरी बिल इसका पार्ट है, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी इसका पार्ट है, एसजीबी इसका पार्ट है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड एसडीएल इसका पार्ट है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इस योजना के पर्पज से बोला गया है, मीन सिक्योरिटी इशूड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक बाय द क्रेडिट टू एसजीएल एंड सीएसजीएल अकाउंट। अब ये एसजीएल सीएसजीएल नहीं बताऊंगा क्योंकि यार दोस्त, जब आरबीआई मैंने पढ़ाया था तब ये मॉनेटरी पॉलिसी, तब ये मैंने पढ़ाए थे सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट और कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, इसे रीड कर लेना कि ये जो एसजीएल अकाउंट होता है जिसमें सिक्योरिटीज को यहां पर रखा जा रहा है। ठीक है, तो जो यहां पर बोला गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम मींस सिक्योरिटी इशूड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक बाय क्रेडिट टू एसजीएल सीएसजीएल अकाउंट मेंटेन्ड विद आरबीआई एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 का सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 कहता है, सर सुनिए जरा, कृष्णा सर प्लीज नोट बाद में करिएगा, सर सुन लीजिए, नोट करने के लिए पीडीएफ मिलेगी आपको इसकी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 कहता है और उसका सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 3 कहता है कि जो इस सेक्शन में डिफाइन की गई सिक्योरिटीज हैं वही सिक्योरिटी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम के तहत अलाउड की गई है। समझ में आ रहा पॉइंट? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006 का सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में जो भी सिक्योरिटी डिफाइन की गई है, जो एसजीएल और सीएसजीएल अकाउंट मेंटेन करने के दौरान क्रेडिट की जाती है, वही सिक्योरिटीज को अलाउड किया गया आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम के तहत। एक बार इसको दोबारा से रीड कर लीजिए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन रहा था इस बार। कोई डाउट है तो बता दो यहां तक। अच्छा, आप में से आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ किस किसने दिया था? तो नितिन ये क्वेश्चन मिला था तेरे को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला? दो क्वेश्चन आए थे। इसकी फुल फॉर्म और याद रखना, ये एसजीएल और सीएसजीएल ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, आईबीपीएस पीओ में था। ठीक है, एसजीबी की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन एसडीएल। नेक्स्ट, अगेन एलिजिबिलिटी पे आते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है कैन रजिस्टर अंडर द स्कीम मेंटेन आरजी अकाउंट इफ दे हैव द फॉलोइंग। अगर वो, ये जो रिटेल इन्वेस्टर है कब एलिजिबल है, कब एलिजिबल है मेरे भाई, कब एलिजिबल है बताइए? एसबीआई डीएम मार्केटिंग में पूछा था, वेल डन।
जरा पढ़ लो जरा, रिटेल इन्वेस्टर कब एलिजिबल है? जब उनके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होगा, उनके पास पैन नंबर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया है, एनी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी पर्पस, केवाईसी पर्पस के लिए जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट बनता वो होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, तब जाकर। अब देखो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट स्कीम के तहत जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए निम्न में से कौन कौन सी चीजें अलाउड की गई हैं। मेरा पैक 4 मार्च को खत्म हो जाएगा बेटा, उससे पहले खत्म हो जाएगा ये वाला बैच अपना। तो यहां पर देखो, रुपीज सेविंग बैंक अकाउंट, रुपीज सेविंग बैंक अकाउंट, परमानेंट अकाउंट नंबर ये रटा हुआ होना चाहिए, एनी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी पर्पस, केवाईसी पढ़ाना नहीं है, पढ़ा चुका हूं, वैलिड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है भाई, इतना कोई डाउट? अब देखो ट्विस्ट आगे है, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर, लाइक जो रेजिडेंट नहीं है, जो एनआरआई हो गए, एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों में, ऐसा नहीं कि भारतीय, जो नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर है उनको भी अलाउड कर दिया गया, बट कहा है कि जो भी फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है, कौन सा एक्ट है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 ने, उसके तहत जो एलिजिबल है उसी ही को यहां पर बतौर नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर अलाउड किया गया है। जो आरडीजी अकाउंट होगा कैन बी ओपन अकेले और दुकेले, यानी कि बेटा सिंगली भी और ज्वाइंटली भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। मतलब अब आप अकेले सिंगल है तो कोई बात ही नहीं है मेरे भाई, अगर आप मिंगल हो गए, शादी वादी हो गई है मेरे भाई, कोई है संयुक्त तौर पर, नहीं है कोई संयुक्त तौर पर, कोई मित्र मित्री है मेरे भाई, कर लो ओपन, दिक्कत क्या आ रहा है? ठीक है, विद अनदर रिटेल इन्वेस्टर हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे समझ में? वो भी नहीं है, नहीं है तो फिर मेरे भाई तू फोकस कर करंट अफेयर पे, और इससे ज्यादा मत फोकस कर। डन? यहां तो कोई दिक्कत? देखो बड़ी तसल्ली से पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है ये वाला, इसको मैं स्किप नहीं करना चाह रहा गलती से भी। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब इसके लिए फीस एंड चार्जेस क्या है? नो फी विल बी चार्ज फॉर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग दी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद आरबीआई, आरबीआई के पास आपको ये अकाउंट के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। नो फी विल बी चार्ज बाय द एग्रीगेटर फॉर सबमिटिंग बिड्स इन प्राइमरी ऑक्शन, जो आपका एग्रीगेटर होगा उसके लिए, मतलब कुछ नहीं। फी फॉर पेमेंट गेटवे एज एप्लीकेबल विल बी वॉन बाय द रजिस्टर्ड इन्वेस्टर। रीड कर लो, इसमें कुछ नहीं। कोई डाउट है इसमें? अभिनंदन, आकांक्षा, यशिका, महर्षि, नितिन, क्लियर? ऑल क्लियर? रात से 100 दिया बेटा? डन डन, सभी का डन? चलो अब जरा देखो, सिक्योरिटी हेल्ड इन आरजीडी अकाउंट विल बी अवेलेबल फॉर प्लेज एंड लियन। ये अलग से लिख लो, प्लेज और लियन क्या होता है, ठीक है, अलग से लिख लो, हमें ये भी पढ़ेंगे प्लेज क्या होता है, लियन क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना मान लो कि ये इन दोनों का मतलब गिरवी रखना होता है। क्या मतलब है मेरे भाई इसका? गिरवी रखना, ठीक है, गिरवी रखना। तो सिक्योरिटी हेल्ड इन आरजी अकाउंट कैन विल बी अवेलेबल फॉर प्लेज एंड लियन, मतलब आपने सिक्योरिटी को गिरवी रख के भी कुछ और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेज और लियन के लिए। रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर विल हैव ऑनलाइन फैसिलिटी टू गिफ्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू अदर रिटेल इन्वेस्टर। अरे वाह भाई वाह, जैसा कि आज किसी का जन्मदिन है, ठीक है, आज किसी की एनिवर्सरी है,
और वो कोई रिटेल इनडायरेक्ट इन्वेस्टर है मेरा फॉर एग्जांपल परिचित, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे भाई गिफ्ट कर सकता हूं। ओके, तो रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर विल हैव एन ऑनलाइन फैसिलिटी टू गिफ्ट दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू अदर रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर। क्लियर है ये? डन? कोई दिक्कत? ओके। एनी क्वेरी और ग्रीवियंसेस अगर आपको आती है रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत, तो वो पोर्टल पर आप रेज करेंगे, विच विल बी हैंडल्ड एंड रिजॉल्व बाय द पब्लिक डेट ऑफिस मुंबई आरबीआई। अब देखो कितनी बढ़िया बात। अब आपको इस अकाउंट से रिलेटेड कोई समस्या है, अब समस्या का निवारण कौन करेगा, तो जो आरबीआई का मुंबई में पब्लिक डेट ऑफिस है, पीडीओ, वो यहां पर समस्या को रिजॉल्व भी करेगा और उसको हैंडल करने का काम भी करेगा, जो इस पोर्टल पर आपने रेज की होंगी। ओके, डन? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट मींस गिल्ट अकाउंट मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ आरबीआई अंडर दिस स्कीम। दूसरे शब्दों में बोले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट, यही मतलब है। ऑनलाइन पोर्टल मींस आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल, आप सर्च कर लेंगे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल, मतलब यहां पर ऑनलाइन पोर्टल का मतलब समझ में आ गया। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट का मतलब समझ में आ गया मेरे भाई? क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट पूछना यार भाई, मुझे लगता नहीं कि इतना सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख कर लाया हूं कि कोई दिक्कत हो रही होगी। सारी चीजें बड़े सिस्टमेटिक वे में, एक एक पॉइंट बार बार मैं उसी को गोल गोल घुमा रहा हूं और वही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ओके, एनडीएसओएम मींस होता है आरबीआई का एक स्क्रीन बेस्ड अनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम फॉर ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो सेकेंडरी मार्केट होता है उसमें सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए, बेचने के लिए मेरे भाई, सेल के लिए, परचेज के लिए जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया उसका नाम है एनडीएसओएम। ये एक आरबीआई का अनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम होता है। आई होप यार गाइस क्लियर होगा। कोई डाउट है तो बताओ। पहली लाइन में मैंने क्लियर कर दिया था कि गवर्नमेंट होल्ड प्राइमरी ऑक्शन एवरी फ्राइडे। ये ऑक्शन बेस्ड होता है क्या? ठीक है। एसजीबी, अच्छा ये भी बताना है। अभी से होल्ड कर लो, इसको हम लोग अलग से करेंगे कि एसजीबी का कब ये कैसे चलता है एसजीबी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट अपने लिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ओके, इसको भी पढ़ लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे को। आई थिंक यार यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब एक और योजना पढ़ाता हूं, इस योजना को पढ़ना जरा। सर ये बैच कब तक चलेगी बेटा? 3 से 4 क्लासेस में हम लोग का जो इतना रेस्ट पार्ट बचता है वो खत्म हो जाएगा। डन? इस वाले पेज को पढ़ो जरा।
ग्रीन फील्ड का मतलब होता है नया प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड मतलब होता है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। डन डन डन, ये डन। नेक्स्ट आगे। डन। नेक्स्ट आगे देखो। डन मेरे भाई। नेक्स्ट लास्ट। अभी आपने अगर एग्जाम दिया तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। इस योजना से भी एग्जाम में अभय कुमार शुक्ला पेपर दिया था भाई। पंकज महाला कोई एग्जाम दिया था अभी? ओके। कि रीपेमेंट कितने टाइम में करना है। अब जरा पढ़ते हैं इसको तसल्ली से, ध्यान से देखना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम को 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया। ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए। इस योजना का पर्पस क्या है? इन्होंने कहा, यहां एंड से जोड़ा इन्होंने। एंड से मतलब जोड़ने का होता है दोनों कंडीशन क्वालिफाई करना, लेकिन यहां इन्होंने एंड की जगह ये और है। ठीक है, ये और है बेटा। यह इन्होंने कहा कि जो भी महिला होंगी, महिला या एससी या फिर एसटी कम्युनिटीज से कोई व्यक्ति होगा, उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट लाना ही इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो महिलाएं हैं या फिर एससी एसटी कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट को लाना ही यहां पर स्टैंड अप इंडिया स्कीम का उद्देश्य है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का क्या आधार क्या है? ये किस लिए है? फॉर फाइनेंसिंग, ये कीवर्ड बनेगा। किस लिए बेटा? फॉर फाइनेंसिंग। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर हुआ कि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एससी या एसटी को या फिर बेटा वीमेन एंटरप्रेन्योर को। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ ये? मतलब यहां पर कहा गया है कि जो महिला वीमेन एंटरप्रेन्योर है, ओके, या जो एससी और एसटी है, उनमें यहां पर वित्त या यू के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, जिनके पास कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, बट वो इतने इनफ साउंड नहीं होते फाइनेंशियली कि वो अपने उस जो उनके पास जो यूनिकनेस है उसको वो अपने किसी स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सके। तो किसी को व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है बट उपलब्ध नहीं हो पाता। तो स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत एससी एसटी, जो शेड्यूल्ड कास्ट और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको, और जो महिलाएं हैं, महिला उद्यमी हैं, उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो बैंक लोन है वो उपलब्ध कराना है 10 लाख से कम कितना? 10 लाख। और अधिकतम कितना है? 1 करोड़ टू एटलीस्ट वन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बोरोअर। एटलीस्ट वन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बोरोअर एंड एटलीस्ट वन वीमेन बोरोअर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, यानी कि न्यू एंटरप्राइज। समझ में आया पॉइंट? जरा बताइए मेरे भाई। विक्रम नहीं मेरे भाई, विक्रम जितना भी अपडेटेड आएगा वो तू और करता चलना भाई इसके साथ।
कोई डाउट है इसमें? इसको लाइन को डिकोड करूं तो इसका मतलब ये है, यहां पर कहा गया है कि जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसके तहत जो एससी या एसटी है एंड जो यहां पर वीमेन है, जो एससी या एसटी है या जो वीमेन है, इनको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रखा गया है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए। और पर यहां पर बोला गया कम से कम एक महिला या एक शेड्यूल्ड कास्ट, एक एससी या एसटी को पर बैंक ब्रांच लोन दिया जाएगा, पर बैंक ब्रांच लोन दिया है, पर बैंक ब्रांच लोन दिया जाएगा। कोई डाउट? डन। नेक्स्ट। अब जरा समझना ये वाला पॉइंट। जो एंटरप्राइज होगी वो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो सकती है, सर्विसेज से संबंधित हो सकती है, एग्री अलाइड एक्टिविटी से संबंधित हो सकती है, ट्रेडिंग सेक्टर से संबंधित हो सकती है इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज। अब जरा देखो यहाँ, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, अब इन्होंने कहा यार कोई इंडिविजुअल लेने आ रहा है, हम एससी आइडेंटिफाई कर लेंगे, एसटी आइडेंटिफाई कर लेंगे, वीमेन आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन कोई एंटरप्राइज लोन लेने आ रही है तो उस केस में बोला गया कि कोई भी अगर कंपनी लोन लेने आती है तो उसमें जो कंपनी की हिस्सेदारी है उसमें 51% किसके पास होनी चाहिए? आइदर एससी एसटी और वीमेन एंटरप्रेन्योर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आइदर एससी एसटी और वीमेन एंटरप्रेन्योर, कितना स्टेक? 80%। क्लियर अभिनंदन? अभिनंदन खाजूर क्लियर? नहीं क्लियर? नहीं समझ में आया? 51%, 51%। चलो सुन रहे हो, मुझे लगा कि सत्यनारायण की कथा की तरह बस हाँ हाँ गर्दन हिल रही है, पता ही नहीं चल रहा है। पंकज महाला बेटा क्लियर हो रहा है? ओके कृष्णा सर, ऑल ओके? चलो वेल डन। एससी एसटी और वीमेन जो एंटरप्रेन्योर है उनके लिए बुला है, इनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। या कृष्णा कुमार मालवी सर, ये वैसे तो कोलेटरल फ्री होना चाहिए, बट फिर भी मैं इसको एक बार चेक और करूंगा एग्जैक्ट वहां वर्ड क्या यूज किया गया। ओके, अब जरा देखो, लोन अंडर दिस स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीनफील्ड मतलब यहां पर होता है कि फर्स्ट टाइम कोई भी सेटअप किया होगा, वेंचर किया गया हो। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज 51% जो शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, कंट्रोलिंग स्टेक होना चाहिए, वो एससी एसटी या फिर वीमेन एंटरप्रेन्योर के पास। बोरोअर शुड नॉट बी डिफॉल्ट इन एनी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरोअर को डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो कि उस पर कोई भी ऋण बकाया ना चल रहा हो, वो उसका डिफॉल्ट नहीं, मतलब डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी बोरोअर। ओके ओके ओके, फाइन 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 भाई अक्षिता। चलो नेक्स्ट। अब जरा समझना, किसी को टर्म लोन चाहिए, टर्म लोन मतलब होता है 1 साल से ज्यादा का, और वर्किंग कैपिटल लोन मतलब होता है डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे कि आशीष गौतम की एक फर्म है, अब उसमें दिन प्रतिदिन के कामों के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, दिस इज कॉल्ड कार्यशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए या फिर मेरे भाई प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए, टर्म लोन चाहिए, यानी कि इसको बोलते हैं टोटल को कंपोजिट लोन। तो उसमें भी बोला गया है कि 10 लाख से लेकर 1 करोड़, वही बात कही है जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, अब यहां पर नेचर ऑफ लोन बता दिया है। अलग नहीं, कान यू की जगह घुमा के पकड़ दिया, बात एक ही है मेरे दोस्त। रिपेमेंट कब होगा? 7 साल में। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन रहा है कि लोन इज रिपेबल इन 7 years विद मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ। एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरेटोरियम? ये हम लोगों ने पढ़ा था, एक अपना एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ा था आई थिंक। अभी मैंने जब तुम लोगों को मिसलिनियस पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था मैंने,
मोरेटोरियम एक वर्ड यूज वहां पर भी किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था, कोई एक फंड मैंने पढ़ाया था। मोरेटोरियम का मतलब बता दो, बाकी सारी चीजें छोड़िए, मोरेटोरियम का मतलब क्या है? मोदी जी ने भी अभी बहुत बार जब कोविड का टाइम रहा था, लॉकडाउन का टाइम रहा था, मोरेटोरियम वर्ड यूज किया था। क्या मोरेटोरियम मतलब ये होता है कि आपकी जो किस्त होती है वो माफ कर दी जाती है, आपकी इंस्टॉलमेंट माफ कर दी जाती है? क्या मोरेटोरियम का ये मतलब होता है? जैसे मेरे पिताजी हैं भाई, हम लोगों ने एक घर ले रखा है, वो हमारा उस पर है, लोन पर है। अब क्या ऐसा हुआ था कि जब मोरेटोरियम पीरियड आया था तो उस दौरान की 5-6 महीने की किस्त माफ कर दी गई, या 3 महीने की किस्त माफ कर दी गई? नहीं। आपके पास पैसा नहीं है, मोरेटोरियम पीरियड मतलब ये है कि आपकी जो ये प्रोसेस है वो यहां की बजाय यहां से शुरू होगी, लेकिन आपको ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर 6 महीने में पे करना है तो 6 महीने में ही पे करना पड़ेगा। बट ये कह दिया कि आप एक काम करिए, 15 फरवरी से मत स्टार्ट करिए, इसको 15 मई से कर लीजिएगा, हम आपको इतना पीरियड मोरेटोरियम का दे देते हैं। मोरेटोरियम पीरियड मतलब ये होता है कि इस दौरान आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी है, बट ऐसा नहीं आपकी इंस्टॉलमेंट माफ हो गई, अभी आपके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने आपको समय दे दिया, अब आगे से अपनी इस चैनल को शुरू करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो लोन इज रिपेबल इन 7 years विद मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ। मैक्सिमम इसमें मोरेटोरियम पीरियड हो सकता है तो 18 महीने हो सकता है। डन? कोई डाउट? क्लियर है? स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम होगी, इसको ऑपरेट कौन करेगा? जो ऑल द ब्रांचेस होंगी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की इंडिया में, उनके द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? सेबी के लिए वॉरियर बैच इनफ है, देखो 1.0 आ रहा है, उस पर भी फोकस कर सकते हैं आप लोग। ओके, उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर्स का मैं एक बैच स्टार्ट करूंगा जल्द ही, अदरवाइज आप यूट्यूब से तो करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। कोई डाउट यहां तक? इन दो योजनाओं में कोई भी दिक्कत है? देखो यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं आना आपका, कोई भी एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आना है। कोई डाउट है तो मुझे बताओ यहाँ। हेडिंग लिखिए, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। अच्छा, एक चीज और पूछ रहा था, जो बजट आया है, आप लोगों से मैं कितने एस्पायरेंट है जिन्होंने बजट का सेशन कंप्लीट अभी तक नहीं किया है यूट्यूब से? प्लीज हैंड रेज करिएगा। नहीं किया तो भाई यूट्यूब पे सर्च करना बजट बाय आशीष गौतम। 2 पार्ट में मैंने वीडियो कराई है, ये जरूर सर्च करना बजट बाय आशीष गौतम। ओके, आपको टॉप पर वीडियो मिल जाएगी, और इसको थोड़ा समझना, इसको एक एक सेकंड का हिसाब है इसमें, मतलब एक एक चीज आप स्किप नहीं कर सकते हो, ऐसा है सेशन। तो प्लीज यार गो थ्रू जरूर कर लेना, उस सेशन को स्किप मत करना। ओके, जरा एक पॉइंट लिख लो। टू फर्दर, ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम का पॉइंट रहा था, इसमें ऐड कर ले रहा हूँ, पिछले बजट में आया था, पिछले बजट में। लाइन लिखने जरा, मैं लिख कर नहीं लाया हूँ, ये मैं देख कर बता रहा हूँ इसको अपने पुराने बजट की स्लाइड से। टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट, टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो अंडर द स्कीम, लिख लो भाई। टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो अंडर द स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम, टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो को फर्दर फैसिलिटेट करने के लिए, या फर्दर टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो अंडर द स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया फॉर SC and ST and women, SC, ST and women, finance minister proposed to reduce, finance minister proposed to reduce margin money requirement, margin money requirement
फ्रॉम 25% टू 15%, फ्रॉम 25% टू 15%। अगर ये नहीं कराता पॉइंट और ये एग्जाम में आता, तुम क्या सोचते? अरे यार, स्टैंड अप इंडिया स्कीम पढ़ा हुआ है, ये तो करा ही नहीं। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट 25% से घटाकर 15% कर दिया गया था बजट में, पिछले बजट में। फिर दोबारा बोल रहा हूं, मैच करिएगा, गलत तो नहीं लिखा तुम लोगों ने। टू फर्दर फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो अंडर द स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया for SC/ST women, the finance minister proposed to reduce margin money requirement from 25% to 15%. Okay. and also include and also include loan for activities and also include loan for activities allied to agriculture, and also include लोन फॉर एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर। तो वित्त मंत्री ने मार्जिन मनी की जरूरत को 25% से घटाकर 15% किया है, और जो कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण को भी इसके तहत शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। सिंपल बात करें तो कमजोर वर्गों के लिए ये एक उपाय किया गया, जैसे कि वल्नरेबल जो है SC/ST और वीमेन के लिए। समझ में आया पॉइंट? अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, ये मैंने आपको जब एक याद हो आपको, मॉनेटरी पॉलिसी के मैंने दो टूल पढ़ाए थे आपको, क्वांटिटेटिव टूल एंड क्वालिटेटिव टूल। तब मैंने वहां पर मार्जिन शब्द का इस्तेमाल किया था और समझाया था। तो यहां पर मैं उसको रिपीट नहीं करने वाला हूं, रेफर कर लेना उस वाले सेशन को। ओके, कोई दिक्कत, डाउट यहां तक क्लियर है सारे? कोई पॉइंट हो तो बता दो मेरे को जरा। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब जैसे हम लोगों ने देखो, जब हम लोग पढ़ रहे थे बजट, जब हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था, तो बजट को मैंने 4 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा करके। देखो ऐसे, रिसीट एक्सपेंडिचर, और रिसीट में भी रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट, एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही पढ़ा था। तो सरकार की जितनी भी प्राप्तियां होती हैं, लाइक रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट यानी कि टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर, सारी की सारी जितनी प्राप्तियां होती हैं, ये इस तरीके से मान लो, जैसे आप लोगों ने वो देखी है मूवी एक, जीने के हैं 4 दिन, ओहो, वो टावल से लेके डांस करता है, कौन सी मूवी होती है? बाकी सारे बेकार दिन। अरे दुग्गल साहब वाली नहीं है, अक्षय कुमार और सलमान खान वाली, कौन सी मूवी है वो? मुझसे शादी करोगी, वही, हाँ मेरे भाई, ठीक है, वही वाली। अब उसमें एक होता नहीं है सीन, ये माँ की आंख के ऑपरेशन के लिए है, ठीक है, ये बहन के वो तीन, वो अलग 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 अलग, वो है ना, वो पिगी बैंक टाइप के रख लेता है, गुल्लक बना के रख लेता है, वो तो नहीं है। ये माँ के लिए है, ये उसकी माँ के लिए है, ये इसकी माँ के लिए है, मतलब वो बहन के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, लाइक अलग 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 तरीके के बना लेते हैं, भगवान जी के लिए, वो होती नहीं है। तो उसी तरीके की सरकार ने भी अलग अलग गुल्लकें बना रखी है, लाइक, ओके। एक का नाम दिया उन्होंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जरा फोकस करिए, सामने देखिए भाई, मुंह वो धो लो, जवाइयां आ रही हैं तो। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें मतलब क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट की प्राप्तियां होंगी, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। जितनी भी सरकार के व्यय होंगे, वो सारे के सारे इसी से किए जाएंगे। कोई दिक्कत? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब सरकार का एक ऐसा फंड जिसमें की सरकार की सारी रिसीट आती है, सारे के सारे एक्सपेंडिचर इसी ही से होते हैं। हमारे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, तो यही आ सकता है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आर्टिकल 112 में डिफाइन किया गया है, उसके कितने पार्ट है? तो 3 पार्ट हो गए, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। ओके, जरा लिखना स्टार्ट करिएगा। इसी में आपका डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, इसी में आपका आ जाएगा दोस्त, एक और पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। फाइन। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे इस फंड से अगर पैसा निकालना है, तो जो पार्लियामेंट है उसकी अप्रूवल पहले चाहिए होती, देन फिर इस फंड का आप यूटिलाइजेशन करते हैं। तो लिखिएगा, गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल
गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड. गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल. गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड. क्लियर है? सुरभि के लिखना नहीं है कि तेरे को? पेन वेन खत्म हो गया क्या? इंक खत्म हो गई है? पेपर खत्म हो गए? लिखा हुआ है पहले से? अच्छा वाह, कौन सी तेरे पास सॉफ्टवेयर है मतलब कि मैं बोलता हूँ लिख जाता है? The government needs parliamentary approval to withdraw from this fund, and a provision of this fund, next point लिखना, provision of this fund is given in article, provision of this fund is given in article 2661 of Constitution of India. Like हमारा annual financial statement article 112 में define है, and provision of this fund is given in article 266 bracket में 1 of Constitution of India. समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? तो जरा पहला पॉइंट कह रहा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को यहां पर सारे के सारे खर्चे गवर्नमेंट अपने इसी फंड से मीट करती है. गवर्नमेंट मीट ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड. गवर्नमेंट मीट ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड. गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड. गवर्नमेंट को पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए होती है इस फंड से पैसा निकालने के लिए. ओके एंड जो प्रोविजन होते हैं इस फंड के वो आर्टिकल 2661 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें डिफाइन किया गया है. कोई दिक्कत? अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वॉलेट और जो पर्स होता है उसमें कुछ पैसे रखते होंगे अपनी विपरीत परिस्थितियों के लिए. कहीं ऐसी परिस्थितियां या फरवरी का महीना आ जाए, इंपॉर्टेंट है ना, और फरवरी के महीने में भी एक इंपॉर्टेंट वीक आ जाए. अब कहीं ना कहीं उसके लिए आपको मेरे दोस्त पैसा मेंटेन करके चलना पड़ता, पता नहीं किसको टैडी देना पड़ जाए. और टैडी भी कभी ना कभी भाई जरूरत होता ना कि डैडी के, अभी तक तो डैडी के पैसे से टैडी को टैडी देते थे. अब भाई डैडी के पैसे से की बजाय अपने पैसे से आपको किसी टैडी को टैडी देना पड़ेगा. अब टैडी नाराज ना हो जाए तो टैडी को टैडी के साथ चॉकलेट भी देनी पड़ेगी, कार्ड भी देना पड़ेगा, कहीं घुमाना भी पड़ेगा, रोजेस भी देने पड़ेंगे, ब्ला 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 ब्ला. उसके लिए आप लोगों के पास अपने पास एक फंड मेंटेन करके चलते हो नहीं चलते हो विपरीत परिस्थितियों के लिए? देखो जो हंस रहे हैं ना वो समझ रहे कि हाँ सर इस बार का हमारा तो बढ़िया रहा है. कुछ जो हंस नहीं रहे वो बता रहे कि हाँ सर हमारा तो कभी कोरा ही जाता है, कभी होता ही नहीं है ना. कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो. ये बताओ तुम लोग कुछ ना कुछ अपने लिए रखते नहीं रखते हो फंड मेंटेन करके? प्रैक्टिकली बताना. कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग योर कार, ओके, या आप अपनी बाइक राइड कर रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, कुछ पैसे रखते हो कहीं पंचर ना हो जाए. ये इससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, वो नहीं समझ में आ रहा था ना. कहीं पंचर ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, उसके लिए रखते नहीं रखते हो? ओके, क्यों रखते हो? आपको नहीं पता कब कहां पर कैसी एक अनसीन सिचुएशन आ जाए. तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग जो फंड मेंटेन करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. लाइक बाढ़ आ गई, ओके, अब ये क्या बताकर तो आएगी नहीं, हेलो देखो ना मैं आ रही हूँ, मेरे को याद रखना मैं शाम को मिलती हूँ 6 बजे, लाइक इस तरीके से वो बता के तो आएगी नहीं. हाँ, मौसम विभाग एक बार के लिए प्रिडिक्ट कर रहा है, इट इज फाइन, ओके ठीक है, मतलब अलग 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 वो कर रहे हैं, वो एक प्रिडिक्शन अलग है, बट ये बता के तो नहीं. ये सारे कैसे हैं? सारे के सारे कैसे मेरे भाई? अनफोर्सीन है. तो उसके लिए जो फंड मेंटेन किया जाता है इट इज अ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. आपको पता है बजट में इसका कॉर्पस बढ़ा दिया गया है. बजट में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो भी प्रीवियस बजट में बढ़ाया था. कितना बढ़ाया गया था बताइए? इसका कॉर्पस पहले 500 करोड़ हुआ करता था. भाई एक साल पुरानी अगर ये भी नहीं बता पाए ना तो बेकार है, फिर तुम्हारा धिक्कार है तुम पर. ठीक है, पिछले बजट का था, पिछले बजट का, इस बजट की तो बात ही नहीं है. परवेज कितना किया गया है? एनी आइडिया? दिव्या, दिव्या खन्ना, एनी आइडिया? नो आइडिया. अंकित पाल, नो आइडिया. पंकज महाला, आकांक्षा तिवारी, अभिनंदन, अक्षिता सॉरी, नितिन, नो आइडिया. यशिका, एडशी, बेइज्जती मत करिए, तू तो बता दे. 30,000 करोड़ लिख लो, 30,000 करोड़. ओके, प्रोविजन ऑफ दिस फंड, इसको लिखो जरा. प्रोविजन ऑफ दिस फंड, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, प्रोविजन ऑफ दिस फंड इज गिवन इन आर्टिकल 267 ब्रैकेट में 1. ओके, प्रोविजन ऑफ दिस फंड is given in article 267 bracket में 1 of constitution of India. Its corpus is rupees 500 crore.
Its corpus is rupees 500 crore. Its corpus is rupees 500 crore. कितना कॉर्पस है? अब उस कॉर्पस को बड़े प्यार से मोहब्बत से काटना ऐसे करके, 500 को काटना और वहां लिखना 30,000 करोड़। ओके, तो याद रहेगा आपको। कॉर्पस इज 500 करोड़। सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड दिस फंड। सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री hold this fund on behalf of President of India. Secretary of Finance Ministry hold this fund on behalf of President of India. Secretary of Finance Ministry hold this fund on behalf of President of India. Okay. Next point. This fund is used to meet. This fund is used to meet unexpected and unforeseen expenditure. This fund is used to meet unexpected or unforeseen expenditure. अब एक बात बताइए, हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में सिर फटा हुआ है, पहले फॉर्म फिल करें कि पहले सिर सही कराएं? हम बोले तो याद आ रहा है कुछ? हम बोले तो, है ना, कुछ है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस, याद है कुछ? तो पहले फॉर्म फिल करें कि पहले टाके वाके लगवाएं? अरे नहीं, पहले फॉर्म फिल करते हैं, पापा का नाम, मम्मी का नाम, पड़ोसी का नाम, पड़ोसन का नाम, तब जाके फिर बंदा, तब तक भैया जय श्री राधे हो गया उसका है। या पहले क्या करें? पहले भाई सर्विस देनी चाहिए। तो जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है ना, इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत प्री नहीं है। ओके, अब जैसे इसका जो कॉर्पस है, अगर उसमें से पैसा जितना चला जाता है, जितना भी चला जाता है, वो सारी की सारी भरपाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से की जाती है। फॉर एग्जांपल यूं समझ लो तो कि मम्मी की तिजोरी है, मम्मी के लिए तिजोरी बनाई है, अब हुआ क्या कि किसी के लिए खाली कर दी तिजोरी किसी दिन दूसरी वाली, तो दूसरी वाली तिजोरी भरोगे कहां से? मम्मी वाली तिजोरी से ही। समझ रहे, समझ रहे, इसको भर के रखना है हमें, मतलब इसका कॉर्पस अगर यूज हो गया है तो इसको भर दो कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्लियर हो रहा पॉइंट? तो सिंपल शब्दों में बोले तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारे टैक्सेस आ गए, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया, सारे एक्सपेंडिचर वहीं से डन हो रहे हैं। इसके लिए एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है पहले। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसका कॉर्पस एक निश्चित है, 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ प्रपोज किया गया था पिछले बजट में, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए है। इसमें एक्सपेंडिचर के लिए अप्रूवल की जरूरत है, बट बाद में। ओके, पहले इलाज करा लो, फॉर्म बाद में भर लेना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में डिफाइन है? 2661 में, 266 ब्रैकेट 1, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 ब्रैकेट 1। ओके, तीसरा लिखिए पब्लिक अकाउंट फंड। पब्लिक अकाउंट फंड, द प्रोविजन ऑफ दिस फंड इज गिवन इन, provision of this fund is given in provision of this fund is given in article 266 ब्रैकेट में 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 266 ब्रैकेट में 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये सरकार के लिए इसमें जो पैसा आता है ना, वो सारा का सारा सरकार की लायबिलिटी है, उसको पे करना पड़ता है। जैसे कि कल को आप सभी लोग बैंक पीओ बनने जा रहे हैं, आपको पता है? सबके सारे, सर क्या बात कर दी सर, अब पार्टी तो हम ही देंगे हैं, भगवान करे सरस्वती बैठ जाए, है ना, इस बारी पीओ बन जाए हम लोग, अगले बार तो 50,000 क्रेडिट हो जाए करे अकाउंट में, बस चेहरे की खुशी हो। फिर सर फरवरी महीना हर महीने बनाएंगे बैठ के, है ना, फिर तो बढ़िया चलेगा। तो मेरे दोस्त, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तुम लोग बन गए पीओ। अब तुम लोग पीएफ का पैसा कटवाया करोगे, प्रोविडेंट फंड का, जानते हो ना ये सारी चीजें तो? भाई पेंशन के लिए पैसा कटवाओगे, प्रोविडेंट फंड का पैसा, ये पैसा किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। तो सरकार को एक समय के बाद ये आपको लौटाना पड़ता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। ये सारा पैसा किस में जाता है? पब्लिक अकाउंट फंड में। ओके, पब्लिक लिखा है ना, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रोविजन थे, ये आर्टिकल 2662 में डिफाइन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट,
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो कुछ भी क्रेडिट नहीं होता है वो आपका इस फंड में क्रेडिट होता है। ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। ओके, क्लियर हो गया? अब जैसे नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है वो इसका पार्ट हो गया। ओके, प्रोविडेंट फंड हो गया, पोस्टल इंश्योरेंस हो गया, ये इसका पार्ट है मेरे भाई। अब सरकार को इसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट डज नॉट नीड एनी परमिशन। गवर्नमेंट डज नॉट नीड एनी परमिशन। पब्लिक अकाउंट फंड में कोई परमिशन नहीं चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड में प्रायर चाहिए, कंटीजेंसी फंड में आफ्टर चाहिए, बट इन पब्लिक अकाउंट फंड गवर्नमेंट डज नॉट नीड एनी परमिशन। गवर्नमेंट डज नॉट नीड एनी परमिशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे भाई? इसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक करे हैं, एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम, एक आरबीआई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, एंड थर्ड वन इज कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। एक नंबर नोट करिए, 81265808। ये आपके भाई का नंबर है, आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप पे बताना कौन कौन से टॉपिक हमारे रेस्ट बचते, जितने भी बचे हुए हैं। ओके, जितने भी बचे हुए हैं, जितने भी ओके, इवन आपको लगता है छोटे से छोटा टॉपिक है सर ये हम कर भी सकते बट फिर भी लगता बचा हुआ है, मुझे बताना मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से पांडे दोबारा भेज दियो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने देख लिया, फिर भी दोबारा भेज दो, दिक्कत क्या है? ओके, 8126580408 इस पे भेज देना मेरे को। ओके, 1 घंटे की क्लास, नेक्स्ट क्लास भी 1 घंटे की रहेगी। सैटरडे संडे में हम लोग इसके टाइम को एक्सटेंड करके आगे कंप्लीट करेंगे। दिव्या खन्ना, ये मैं बता दूंगा, इसमें राइट ऑफ वाला पॉइंट और आ जाता है। एनपीए तो 90 दिन के बाद डिक्लेयर हो जाता है, बट उसके बाद 1-2 पॉइंट और इसमें ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि वो कंप्लीट स्ट्रेस्ड असेट होती है, रिस्ट्रक्चरिंग एंड ऑल सारी चीजें। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय दोस्तों।